So, good morning. Again, let's move. Today, we are at day 4 of Code of Ethics. Now, day 4, we have to start volume 2. And in volume 2, what we have to do today? Volume 2 has the first chapter, which was statements and standards, और उनका कल हमने अथॉरिटी भी देख ली कि उनकी अथॉरिटी क्या है. नाउ अब आते हैं चैप्टर 2 पर. अगर आप यहां जाकर के देखें कि हमने वॉल्यूम 2 को चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा था, तो दैट वाज सीएज एक्ट 1949. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें मॉड्यूल में दिए गए, और वो प्रोविजन कौन कौन से हैं. तो सर, चैप्टर 2 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जिसमें कहा गया है कि सीए कौन है. फिर बोला गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, जिसमें कहा गया है कि मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कौन है. पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए दिया, जिसके अंदर बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बोला गया, उसमें कहा गया हु इज कॉल्ड एज मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस. उसके बाद दी गई सीधे सेक्शन 4, जिसमें कहा गया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है. उसके बाद दिया गया सेक्शन 5, एफसीए और एसीए क्या होते हैं. फिर दिया गया सेक्शन 6 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. फिर दिया गया सेक्शन 7 डेजिग्नेशन एज सीए. फिर दिया गया सेक्शन 8 क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर. अपना चार्ट बनता जा रहा है. कहां लिखना है इसको? अपने जीपीआरएस चार्ट में. वॉल्यूम 2 में अपन कहां है अपने को पता होना चाहिए पढ़ते पढ़ते कि वेयर वी आर. चैप्टर 1 कल हमने पूरा कर लिया, दैट इज एसेज एंड एस की अथॉरिटी. चैप्टर 2 पर हम हैं, और चैप्टर 2 के अंदर अब हम हैं कि कितनी डेफिनेशंस उन्होंने यहां पर आपको चैप्टर 2 में दी. लिख लिया हो तो शुरू करें.
नाउ लेट्स स्टार्ट। आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो डन, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने लिख लिया, सो दैट आई कैन गो अहेड। लाइव वालों के लिए बोल रहा हूं, वीडियो वाले तो मुझे 1x 2x करके कर ही देते हैं, मुझे उनको बोलने की जरूरत ही नहीं होती। चलिए नाउ डे 4। क्या बोलता है भाई डे 4? सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, हु इज सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है भाई? अरे बस मैं इधर सीए फाइनल होता हूं और अपने माता पिता को बताने के पहले स्टेटस अपडेट करता हूं फेसबुक पे, हाय नाउ आई एम सीए विनोद दादीच। अरे सर रुको, फाइनल क्लियर होते ही सबसे पहले मिसकंडक्ट, हाय आई एम सीए दादीच। अभी आप सीए नहीं हो, अभी आप एलिजिबल टू बिकम सीए। आप सीए कब होंगे? अ पर्सन whose name is born on register of chartered accountants। एक ऐसा बंदा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है वही कहलाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओह, सो अ पर्सन whose name is entered in register of member is known as CA। ओहो, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आएगा तब हम सीए कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली भाई साहब आपने, तभी आप सीए कहलाओगे। ओके ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में हमारा नाम आएगा तो ही हम सीए कहलाएंगे। जी बिल्कुल। तो रजिस्टर में नाम कैसे आएगा सर? उसके लिए है सेक्शन 4। लॉजिकली पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ले सकता हूं। ओ सॉरी, मैंने 2 लिख दी, इसको लिखना था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सॉरी, हाँ अब सही है, हुई सी। इसके बाद सीधे आएंगे हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कहती है? हु कैन बी, whose name can be entered in the register of member। किस बंदे का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जा सकता है? whose name can be entered in the register of member। So a person who has qualified all the exams and prescribed training and not having any disqualification is eligible to enter his name in register of member। लो भैया, हर वो बंदा जिसने
रिक्विजिट एग्जाम पास कर ली है, ऑल द एग्जाम के बाद लिख दो प्रिस्क्राइब्ड। जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम है वो पास कर ली है और जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग है वो क्लियर हो गई है, और जिसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं रखा जा सकता, तो भाई साहब ऐसे बंदे को मेंबर बनाया जाएगा। दिस फेलो विल बी ट्रीटेड एज मेंबर। ऐसे बंदे को अपन बनाएंगे मेंबर। ही विल बी अ मेंबर ऑफ ICAI। ओके, तो सर देखो सर, एग्जाम तो कर ली हमने क्लियर, है ना। अब एग्जाम तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन हमें ये तो बता दो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई डिस्क्वालिफिकेशंस तो नहीं है जो सेक्शन 8 में दी हो और हमें मालूम ही ना हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है सर कि हम CA फाइनल की एग्जाम क्लियर कर लें और बाद में पता चले कि यार हम तो CA बनने के लायक ही नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। आप एक बार देख लो आज कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यार अपन CA बनने वाले हैं और फिर भी अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर नहीं रखा जाए। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं मेंबर बनने की। तो आइए आपको लेके चलते हैं सेक्शन 8 पर, जो आपको बताएगी कि हु इज एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ ICAI। कौन बंदा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर बन सकता है? आइए वॉल्यूम 2 पर भी आपको दर्शन करा दें। वॉल्यूम 1 के तो आप कर चुके थे। वॉल्यूम 2 आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तो मैं लिखवा ही रहा हूं, पर ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीजें सिर्फ मॉड्यूल में दी हैं वो ही आपके काम की हैं और बाकी आपके काम की ही नहीं है ना। ये बात आपको बहुत ख्याल रखना है। चलिए सेक्शन 8 पर आते हैं कि हु कैन बी member of ICAI. Just a minute. Disabilities for the purpose of membership. Section 8. Section 8 of the Act enumerates the circumstances under which a person is debarred from having his name entered into or born on the register. बड़ा इंटरेस्टिंग। एंटर इनटू और बॉर्न ऑन रजिस्टर ऑफ मेंबर। आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा नहीं जाएगा, और अगर पहले से लिखा गया है तो बाद में रखा नहीं जाएगा। नीचे जो सर्कमस्टांसेस दिए जा रहे हैं वो ये बताते हैं कि एक बंदे का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं एंटर किया जाएगा, या अगर पहले से एंटर है
तो बॉर्न ऑन नहीं होगा। बॉर्न ऑन मतलब क्या होता है? बॉर्न ऑन का मतलब होता है रखा नहीं जाएगा। सो ना तो एंटर होगा और ना ही रखा जाएगा। वेरी गुड। कब? इफ ही हैज नॉट अटेन एन एज ऑफ 21 years at the time of his application for the entry of name in the register। जिस दिन आप सीए बनोगे, सीए बनने के बाद आप इंस्टीट्यूट की साइट पर जाओगे, सेल्फ सर्विस पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाओगे और कहोगे कि साहब मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाए, उसकी एप्लीकेशन दोगे। और जिस दिन आप वो एप्लीकेशन दे रहे हो, the day when you are signing that application, that is known as what? You must be of 21 years। आप जिस दिन एप्लीकेशन साइन कर रहे हो कि मुझे मेंबर की तरह ले लिया जाए, उसे कहते हैं क्या? उस दिन आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स की। ओके, मतलब मेरी पहले एलिजिबिलिटी होगी, आपकी पहले एलिजिबिलिटी होगी, आपको 21 साल का होना चाहिए। वैसे तो इंस्टीट्यूट ऐसा सौभाग्य किसी को देती नहीं है कि वो 21 साल के पहले सीए बन जाए, पर फिर भी अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और 21 साल के पहले सीए हो गए हैं, तो भाई वेट करो, कैमरा लटकाओ, वर्ल्ड टूर करके आओ, कबीरा मान जा, घूम फिर आओ। आने के बाद ज्वाइन कर लो, 21 साल के हो जाओ आप, उसके बाद आपको हम मेंबर बनाएंगे। भले इस देश को चलाने की उम्र 18 साल है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए, दैट इज 21 ईयर्स। ओके। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर आप पगले हो और मेरे कह देने से या आपके कह देने से पगले ना हो, विच इज एडजस्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पागल करार दे दिया हो, या अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो। देखो, अपन डायरेक्टर्स के अंदर क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, आईबीसी एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, वहां पर सब क्या होता है कि इफ somebody has applied for insolvency, उसको भी डिस्क्वालिफाइड मानते हैं। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की सेक्शन 8 अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मान रही। वो कब मान रही है डिस्क्वालिफिकेशन? when you are insolvent, when you have applied for insolvency and court has declared you as insolvent, but still your assets have not been completely utilized to settle all your liabilities. If your assets still not have able to settle your liability, you are not going to get the certificate of discharge. तो जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, तब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अच्छा सर, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जाए तो क्या मैं वापस मेंबर बन सकता हूं? सर, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज अगर मिला है आपको और उसमें अगर ये लिखा है कि आपकी इंसॉल्वेंसी मिसफॉर्चून के कारण थी, मिसकंडक्ट के कारण नहीं थी, आपकी इंसॉल्वेंसी इसलिए थी क्योंकि आपने स्वयं लोन लेकर शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था और उधर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी क्रैश हो गई, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य था आपका जो ये सब हुआ, तो फिर आपका नाम वापस लिख लिया जाएगा। लेकिन आपकी इंसॉल्वेंसी इसलिए हुई क्योंकि आपने अपने क्लाइंट्स से पैसा उधार ले के शेयर मार्केट में लगा दिया था। क्लाइंट्स का भी पैसा डुबोया, खुद का भी पैसा डुबोया, पूरी दुनिया में आपको जो है बदनाम किया गया, आपके खिलाफ
मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स चली, आपको मिसकंडक्ट का दोषी माना गया, तो उसके बाद आप इंसॉल्वेंट हो गए। अब अगर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होके भी आओगे ना, तो आपका कोई वेलकम नहीं है सर यहाँ पे, बिकॉज आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज में ये कारण नहीं लिखा रहेगा कि मिसफॉर्चून के कारण भाई जो है परेशान हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक एक बात पर ध्यान दें जो लिखी हुई है, और ये बातें जो मैं आपके सामने लाया हूं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम रीडिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 वर्ड बाय वर्ड आपके सामने। हमें ये कहां मिलेंगी? आपको ये स्क्रीन पे मिल रही है तो आपको दिक्कत है क्या? नहीं, हमें ये आप जो मेरी सपोर्टिंग बुक मिलेगी उसके अंदर ये सब है। मैं जो भी यहां पढ़ा रहा हूं वो सब मेरी बुक में मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बुक में नहीं। सो इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ओके, देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने की स्टाइल जो है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल की है। मैं नए स्कूल की तरह नहीं पढ़ाता हूं कि मैं पहले अपने नोट्स तैयार रखूं, फिर जो नोट्स में लिखा है बस वही आपको पढ़ाऊं और आप वही पढ़ो जो मैंने नोट्स में लिखा है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई है, दिस इज रिसर्च बेस्ड। सो नथिंग इज रेडीमेड हियर। कुछ भी रेडीमेड नहीं होता, ना इंटरप्रिटेशन रेडीमेड होता है, ना ही चीजें जो आपको मिलती हैं वो रेडीमेड मिलती हैं। सो मेरा बिलीफ बिल्कुल अलग है इस मामले में। मैं बिल्कुल परोस के चीजें नहीं देता हूं। आई हेट इट, बिकॉज सब्जेक्ट को इजी बनाना एक चीज है और सब्जेक्ट के कंसेप्ट डेवलप करना दूसरी चीज है, और मैं इजी बनाने के लिए कंसेप्ट से समझौता नहीं कर सकता। तो चाहे मेरे पढ़ाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आए, लेकिन दिमाग में परमानेंट स्टोर होगा। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक लगा दूं और शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको यहां बता दूं कि यहां कोई डायग्राम्स बना दूं कि 21 ईयर का है ही नहीं तो एक यंग बॉय मैंने कलरफुल बना दिया, फिर आपको अनसाउंड माइंड में एक पगला दिखा दिया, फिर आपको एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट दिखा दिया, फिर आपको एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट में सर्टिफिकेट का कलरफुल फोटो लगा दिया, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होता। That is just an edutainment and we are not here for edutainment। सीए फाइनल की पढ़ाई है और सीए फाइनल की पढ़ाई सीए फाइनल की तरह ही होती है। आप अपने आप को हल्का पतला मत समझो, आप कोई फाउंडेशन के बच्चे नहीं हो, आपको कार्टून बता के पढ़ाऊं। सो वेरी सिंपल, आप भी मैच्योर हो जाओ, मुझे भी मैच्योरिटी रहने दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप 8 महीने बाद क्लाइंट से डील करोगे, कार्टून टेबल और चार्ट से डील नहीं करोगे, बैरेक्ट से डील करना पड़ेगा, और आपको बैरेक्ट पढ़ते आना चाहिए। इसलिए मेरी अप्रोच वो होती है कि आप जैसे ही बाहर निकलो तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह देखा जाए। वहां आपको कोई टेबल और चार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स और नेमोनिक्स और साल्ट एंड पेपर नहीं मिलने वाले। दुनिया है, खा जाएगी, क्लाइंट तो निपटा ही देगा, बोले इसको पढ़ते ही नहीं आता बैरेक्ट, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। लुक व्हाट इट सेज नाउ, if he has been convicted by competent court। alleged नहीं बोला है, आरोप लगे वाली बात नहीं। if he had been convicted by competent court whether within or without India, भारत में या भारत के बाहर, he has been convicted by competent court whether within और विदाउट इंडिया, यानी भारत में या भारत से बाहर, अगर आपके अपराध तय हो गए थे जिसमें आपने मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड में तो सब आ जाता भाई साहब। मोरल टर्पिट्यूड इंक्लूड्स ऑल इमोरल थिंग्स एंड पनिशेबल विद द ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंस नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर। committed by him in his professional capacity, unless in respect of the offense committed he has either been granted pardon
or an application made by him in this behalf, central government has by an order in writing remove the disability. ये क्या है? सर बोलो. कॉलोनी में दंगा हुआ, राइट्स, तो ये भी अपनी जाति वालों के साथ तलवार लेके कूद गया था. पुलिस इसे भी पकड़ के ले गई थी, दंगे का आरोपी बनाया गया था. वाओ, क्या ये एक टेक्निकल नेचर का ऑफेंस था? ना. क्या ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया गया ऑफेंस था? ना. और चार्टर्ड अकाउंटेंट तलवार लेके थोड़ी कूदा था. ये अपनी जाति का आदमी था, तलवार लेके कूद गया. उस समय ये जाति बिलोंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. So it was not a technical nature issue, and it was not committed in his professional capacity. Yeah, okay. लेकिन सर इसको जेल वेल भी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि ये भावनात्मक ज्वार में आ गया था, और चूंकि दूसरे संप्रदाय की भीड़ इसके घर को घेर रही थी, तो इसको ऐसा लगा कि हमें मार दिया जाएगा, तो जान बचाने के लिए ये लोग भी कूद गए. उसके बाद सब मामला ठंडा हो गया, समझौता भी हो गया दोनों पक्षों में, एंड एवरीथिंग इज ओके. अब ये जबरन में इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री छीनी जा रही है क्योंकि ये दंगों में था. वो तो भीड़ होती है, भीड़ का ना कोई भावना होती है अकेली, वो तो सामूहिक ही उन्माद होता है. जो भी होता है वो क्षणिक होता है. सर अब नहीं करेगा ये, इसने बोल दिया है, अब आप इसको माफ कर दीजिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर राइटिंग में माफ करके उसकी डिसेबिलिटी को दूर कर दिया, तो ही वो सीए बन पाएगा, वापस सीए में उसका नाम आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा. तो भाई देख लेना, हाँ, गुस्से पे काबू रखियो. पता चला उधर सीए का रिजल्ट आया, इधर तुम जेल के अंदर हो, और जेल के अंदर भी ऐसे काम के अंदर हो कि बस मतलब खेल ही खत्म है. कोई इतनी मेहनत पानी में जाए ना, होना ही नहीं. अगर आप कॉम्पिटेंट कोर्ट वेदर विद इन और विदाउट इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड के अंदर हो, एंड इफ यू आर पनिशेबल विद ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंस नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर कमिटेड बाय हिम इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, unless in respect of offense committed he has either been granted pardon, या तो उसको माफी मिल गई हो, और on application made by him सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको राइटिंग में उसकी ये डिसेबिलिटी रिमूव कर दी. आखिरी डिसेबिलिटी, if he has been removed from membership of ICI on being found inquiry to have been guilty of professional or other misconduct. इंस्टीट्यूट ने उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी मानते हुए मेंबरशिप से रिमूव कर दिया, तो वो वापस एप्लीकेशन लेके नहीं आ सकता कि मेरे को फिर मेंबर बना लो. बाबा तेरे को भगाया ना, तू वापस क्यों आया यार. जिस बंदे को आपने रिमूव कर दिया है मेंबरशिप से फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, उसका उस पीरियड तक वापस नाम नहीं आएगा सर रजिस्टर में. गॉट इट. तो भाई कौन कौन सी डिसएबिलिटीज एक मेंबर की हैं, आइए जरा अब अपन पोस्टमार्टम तो अपन कराएं, लिख लेते हैं. फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट हैव their name entered into
or born on register of members. देखो एंटेड इनटू भी है और बॉर्न ऑन भी है। अब आप एंटेड इनटू और बॉर्न ऑन समझ गए होंगे मैंने जो बोला। क्या भाई लोग, दोनों में अंतर मालूम हो गया ना? तो आपको एंटेड इनटू और बॉर्न ऑन। ओहो, अरे हेलो, क्या एंटेड इनटू और बॉर्न ऑन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर? फाइन। कौन कौन? पहला, if he has not attained an age of 21 years, if he has not attained an age of 21 years, अगर उसने 21 साल की एज अटेन नहीं की है तो एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो तो आपको मालूम है। दूसरा, he is not of sound mind and adjudicated as of unsound mind by competent court. साउंड माइंड का नहीं है और adjudicated as unsound mind by competent court. If he is undischarged insolvent, चौथी बात, discharged insolvent if has no certificate of discharge mentioning that his insolvency was result of misfortune and not his own misconduct. एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और उसके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कि वो क्या है। Convicted for an offense of moral turpitude, not of technical nature, moral turpitude or any other offense.
not of technical nature and his professional capacity. देखो, अगर तुमने ऑडिट कर दिए और सारे ऑडिट गलत कर दिए और ये प्रूव हो गया कि तुमने सारे ऑडिट गलत कर दिए, तो सारे ऑडिट गलत करना कहलाता है टेक्निकल नेचर की गलती जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हुई है। यहां पर बोल रहे हैं ऑफेंस नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर एंड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। Unless central government has pardoned or removed such disability. मेरा ख्याल जब आप अब लिख रहे हो तो आपको क्लैरिटी है कि आप क्या लिख रहे हो। One should not write anything unless and until he did not understand the same. बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल अपने जीवन में ध्यान रखना अच्छी पढ़ाई का। कुछ भी कॉपी में लिखने से पहले यह समझ लेना कि वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं। बाद में क्लियर कर लेंगे, अभी तो लिख लो में तो बहुत ही गड़बड़ है भाई साहब, उसमें तो अटेम्प्ट लग जाते हैं। अगला he found guilty by council and his name is removed from register. And duration of removal yet not over. जितने पीरियड के लिए उसको रिमूव किया था वो ड्यूरेशन अभी जो है पूरी नहीं हुई है। कुछ छूटा तो नहीं भाई? हो गए सारे? ए बी सी डी, नो, ए बी सी डी ई एफ। क्या गौरव जी पूरे हो गए पांचों और बचा है कुछ? चैट पे हाँ ना लिखना पड़ता है तो आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए, इसे कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। कौन एक मेंबर बन सकता है? हु कैन बी अ मेंबर? हम चालू कहां से हुए आज भाई? सीए कौन है? एक बनता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाए, वो सीए। सब रजिस्टर ऑफ मेंबर नाम कब लिखोगे? ऐसे बिल्कुल लिख देंगे अगर आपने क्वालिफाइड एग्जाम हो गई आपकी सारी और प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग आपकी हो गई और आपकी सेक्शन 8 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा। सेक्शन 8 क्या कह रही है? सेक्शन 8 कह रही है कौन मेंबर बन सकता है। सेक्शन 8 के लिए भाई सभी नीचे वाले तो बन ही नहीं सकते। ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, दे कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ ICAI।
ये ICAI के मेंबर नहीं हो सकते। सिंपल। आगे बढ़े। सेक्शन अपन ने कौन कौन सी लिखी थी? वापस GPRS पे आए। ये हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ चुके और ये हम पढ़ चुके। गॉट इट? ओके। डी पॉइंट और ई पॉइंट वापस बोल के बताऊं आपको। Convicted for an offense of moral turpitude or other offense not of technical nature, unless technical nature in professional capacity, unless central government has pardoned or removed such disability, pardoned or removed such disability, he found guilty by counsel and his name is removed from the register and duration of removal yet not over. Got it? आगे बढ़े। बच्चों आगे बढ़े। अरे भाई ये E9431D5E आपका नाम क्या है? देखो गौरव का नाम दिख रहा है, विनोद का नाम दिख रहा है। व्हाट इज योर नेम? नाम तो पता होना चाहिए ना मुझको, स्टूडेंट का। टाइप योर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 के बाद अब आगे। यार आपने कहा कि मेंबर कितने टाइप के होते हैं, तो आइए जरा अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स करें। प्रकाश, ओहो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स दो टाइप से होगा सर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक होगा डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, नहीं, पहले होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी ऑक्यूपेशन की बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के लोग होंगे। एक कहलाएंगे members deemed to be in practice, जो सेक्शन 2(2) होंगे, और एक होंगे अदरवाइज ऑक्यूपाइड, जो प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ
FCA, ACA and FCA. ACA means always confused accountant, नहीं, associated chartered accountant. FC means fully confused accountant. No. Fellow chartered accountant. ऑक्यूपेशन की बेसिस पे दो, ड्यूरेशन की बेसिस पे दो। आई अब ऑक्यूपेशन की बेसिस पे चलते हैं। मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कौन कहलाता है? आपको मेरे को वापस बेयर एक्ट पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, फंडामेंटल वहीं से बनेगा। चलिए, फंडामेंटल वहीं से बनेगा। लुक, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बहुत बड़ी है, मजा ही आ जाएगा आपको देख के। Section 2 of Act term to be in practice has defined as follows. किसे कहते हैं कि member to be in practice? Section 2(2) of the Act बोलती है a member of the institute shall be deemed to be in practice when either individually or in partnership with chartered accountant in practice or in partnership with members of such other professional body as may be prescribed, he in consideration of remuneration received or to be received engages itself into practice of accountancy, offers or perform to offer services involving auditing, verification of financial transaction books, accounts of records, or the preparation, verification certificate, financial accounting and related statements, or holds himself to be a public accountant, or renders professional services or assistance in or about the matter, principle or detail relating to accounting procedure or recording, presenting certification of financial facts or data, or render such other service in the opinion of counsel, they may be rendered by a chartered accountant in practice. Very good. तो सर ये तो इतना सारा इन्होंने लिख दिया सर। समझिए, चेक करके आइए। देखो सर, दर्शन कराना आपको जरूरी थे, बाकी तो मैं आपको। अब हम हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 पे। मेंबर डीम्ड to be in practice. Member deemed to be in practice. A member of ICAI
shall deemed to be in practice. Shall be deemed to be in practice if he either individually or in partnership with another CA in practice or specified person or person specified to become his partner by the Act. Act means Chartered Accountants Act 1949. A member of ICI shall deemed to be in practice if he either individually or in partnership with another CA in practice or the person which is specified to be his partner. ये तो बाद में पढ़ेंगे कि ऐसे और कौन से लोग हैं जिनसे हम पार्टनरशिप रख सकते हैं. ये तो अभी अपन द फर्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे तब उसमें जाके देखेंगे किन किन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं. अभी तो आप इतना मानो कि CA अनदर CA इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप में या इंडिविजुअली क्या करता है इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड. Remuneration received or to be received. क्या करना क्या चाहता है भाई, क्या क्या करना चाहता है. ना पहली बात, engages himself into practice of accountancy. अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो जी, यानी आउटसोर्स करते हो, यानी लोगों के अकाउंट्स लिखते हो जी. ओके. या परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म. परफॉर्म करते हो या ऑफर टू परफॉर्म करते हो. ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन ऑफ financial statement, books of accounts या records या preparation, verification, certification of financial statements and related
records. Third, or perform or offer to perform accounting, public accounting services. मैं तो जनता का अकाउंटेंट हूं. परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म. ओके, या क्या करते हो? तीसरा, रेंडर प्रोफेशनल सर्विस. अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए या अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए. अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हो तो भी आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कहलाओगे. चौथी बात, सच अदर सर्विसेस एज अलाउड बाय काउंसिल. ध्यान रखना, सेक्शन कौन सी है ये? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. आप पहले एक बार लिख लो, फिर अभी समझना बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ी है और लिखी है, याद नहीं हुई है. ये पढ़ना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है, और याद आना भी बहुत अलग चीज है भाई साहब. लिख ली हो तो जरा डिस्कस कर लें. हाँ कर देना बॉस, लिख लिया हो तो. यस डन, कुछ तो कमेंट मारो. ओके, पहली बात, इस डेफिनेशन को समझना बड़ा जरूरी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जाऊं, वहां मुझे इसको समझना बहुत जरूरी है. कारण क्यों, मैं आपको बता रहा हूं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है ना. आओ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पे आ रहा हूं मैं. ये तो 3 आ गई. देखो, इंटरप्रिटेशन में आई सेक्शन 2. सेक्शन 2(1) में तो पूरे इंटरप्रिटेशन है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, 2, 3 और 4 ये दिए.
नाउ अब इस चार्ट के अंदर आपको बहुत क्लियर कर देना है कि ये 2 सबसेक्शन 2 है और ये उसका क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 3 है और ये क्लॉज 4 है। पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि अब मुझे एक्सप्लेन करना है आपके साथ ये वाला क्लॉज, क्योंकि अब ये क्लॉज खुलेगा कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो सीए देगा। लेकिन यहां से जरा कुछ बात समझ में देख लें। सिंपल देखो, मैं किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहा हूं, साइन तो नहीं कर रहा, बैलेंस शीट पे साइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहा हूं। क्या मुझे डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? आप मेरी बातों के जवाब दो बस। क्या मुझे डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? यस और नो, चैट पे लिखो जल्दी। मैं कोई बैलेंस शीट साइन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा हूं। सर अगर मैं अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा हूं ना, तो चाहे मैं बैलेंस शीट साइन करूं या ना करूं, मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। सर मैं तो इंटरनल ऑडिटर हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड का ऑडिट करता हूं, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर रहा हूं। क्या मैं प्रैक्टिस में हूं? हाँ। अरे सर मैं लोगों को है ना कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सर्विसेज दे रहा हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को बनाते नहीं आते, मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनको बना के दे रहा हूं। सीएफएस, कैश फ्लो बनाते नहीं आता, कंसोलिडेशन नहीं आता, पोस्ट मर्जर बैलेंस शीट बनाते नहीं आ रही है, मैं वो कर रहा हूं, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं भाई, तो भी तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस। सर मैंने तो पब्लिक को बता रखा है कि ये किसी को भी अकाउंटिंग करनी हो तो हमसे करवा लेना। हाँ तो भी आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस। सर मैं सिर्फ अकाउंटिंग ओपिनियन देता हूं कि आपको कौन से प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग करनी चाहिए, मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं करवाता। अरे सर मैं तो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस डिजाइन करता हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस की सारे कंट्रोल्स इनकॉर्पोरेट करता हूं। सर आप जो भी कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिस है यार, इसमें हमने एक में भी बैलेंस शीट साइन नहीं की और रिपोर्ट भी नहीं बनाई, उससे कुछ नहीं होता, डजंट मेक एनी सेंस, यू आर स्टिल डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। हो लेकिन अब एक पूरा चैप्टर आपके सामने खुलेगा और वो चैप्टर खुलेगा कल कि ऐसी कौन सी और सर्विसेज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दे सकता है, और ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दे ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमने किया वो बहुत ही सिंपल सी बात देखी। आज हमने बेसिकली क्या क्या देखा? तो सर आज हम चालू हुए थे डे 4 में, हमने पहले देखा भाई सीए कौन है, फिर हमने देखा भाई किसका नाम मेंबर में रखा जाएगा, फिर हमने कहा कौन है जिसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं आएगा, फिर हमने देखा भाई टाइप्स ऑफ सीए कितने होते हैं। उसके बाद हम थे अभी कहां पर? मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस पर, और वैसे हम अभी अपने प्रोग्रेस चार्ट के हिसाब से कहां हैं? तो हम कल अपने प्रोग्रेस चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो मैं अभी आपके साथ हूं वॉल्यूम 2 पर, उसके अंदर चैप्टर 2 पर,
चैप्टर 2 के अंदर मैं आपके साथ हूं, मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस डिस्कस कर रहा हूं, वो भी अभी पूरी डिस्कस हुई नहीं, लेकिन कल के लेक्चर में सब चीजें डिस्कस हो जाएंगी। टुमारो नथिंग विल गोइंग टू बी लेफ्ट। चलिए, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो यार, मैं ना जोक क्रैक कर रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं, तो आप समझ में आ रहे हैं जो लाइव जुड़े हुए हैं, आप जो वीडियो पे जुड़े हैं उनका तो कुछ नहीं। चलिए।